हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास हम करने वाले हैं एमएड सेकंड सेम की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि कभी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास होती है, कभी सेकंड ईयर की, कभी एमएड की। तो आप जिस भी कोर्स में एनरोल हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर आप इन फ्यूचर एमएड करना चाहते हैं तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, क्योंकि क्लासेस तो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर एमएड के आप नोट्स लेना चाहते हैं तो चारों सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, मैंने अपलोड कर दिए हैं। CC5 के भी। CC5 आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम। CC6 के भी हो चुके हैं। CC6 यही है जो आज हम करने वाले हैं। CC7 के भी हो चुके हैं और CC8 के भी हो चुके हैं। ठीक है। CC6 जो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, और CC7 है पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन, और CC8 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। CC8 की बस हिंदी रहती है, इंग्लिश के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, हिंदी के रहते हैं, बाकी सारे हो चुके हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूं, आप व्हाट्सअप कर देना 790 690 1757। ठीक है। क्लासेस सारी फ्री हैं, नोट्स पेड हैं, और पेड में इतना ज्यादा अमाउंट नहीं रखा। देखो 70-80 रुपए या 90 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। हम बुक भी लेने जाते हैं तो वहां कितने रुपए की मिलती है, या फिर आप क्वेश्चन पेपर भी लेने जाएंगे तो वो भी बहुत महंगा मिलता है, और इतने कम पेजेस में नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। देखो 40 से 50 स्लाइड में सारे मतलब हर एक सब्जेक्ट में 40 से 50 स्लाइड हैं, इतने में नोट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। और किसी भी बुक को अगर लेते हैं, अगर आप सूर्य के क्वेश्चन बैंक पे लेंगे तो 200-300 पेज हैं उसके अंदर, वो भी एक ही लैंग्वेज के। ठीक है। तो बहुत ही कंसाइज रखे हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए हैं। टाइम तो बहुत लगा है इस बार, बहुत टाइम लगा है नोट्स रेडी करने में। हर बार मैं सोचती हूँ कि कुछ नया किया जाए ताकि आप लोगों के लिए चीजें ईजी हो जाएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का टॉपिक 1 हमने कर चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। सेकंड पेपर है ये आपका। इसका फर्स्ट टॉपिक था सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, यानी कहां से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होती हैं, कौन कौन से स्रोत वो होते हैं जहां से हमें ज्ञान मिलता है। तो भाई टीचर्स से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, बुक्स से भी हम नॉलेज लेते हैं, डिजिटल मीडिया इंटरनेट से भी लेते हैं, कुछ हमारी पारंपरिक ज्ञान भी होता है, कुछ हमें अनुभव से भी मिलता है, साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा भी मिलता है। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर लिया था। अब मैं ना ये कर रही हूँ कि जो जो टॉपिक आपको कराती जाऊंगी वो बाइलिंगुअल रखूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की कमेंट होती है कि इंग्लिश में कराओ, कुछ कहते हैं हिंदी में कराओ। तो हिंदी इंग्लिश मैंने दोबारा से एक जगह कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशन पहले तो देखेंगे रिसर्च क्या होता है, फिर उसके मीनिंग, पर्पज, एरियाज, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। कभी आपसे पर्पज पूछ लेगा एजुकेशनल रिसर्च के, कभी एरियाज पूछ लेगा, कभी मीनिंग पूछ लेगा, और कभी एक साथ कंपाइल करके भी सारों को पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एजुकेशनल रिसर्च के बारे में ना पूछा जाए, क्योंकि इस बुक की स्टार्टिंग का टॉपिक है, पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रिसर्च से क्या समझते हैं हम? रिसर्च से हम यही तो समझते हैं कि किसी चीज की खोज करना, कुछ अनुसंधान करना। तो रिसर्च देखो, अगर इस शब्द को हम तोड़ें, ये क्या हो गया भाई पेन में, तो रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, है ना। तो सर्च होता है खोज करना, और री होता है यानी दोबारा से बार बार किसी चीज का क्या करना, खोज करना। जैसे रिपीट हम करते हैं, तो किसी चीज पे खोज करना, जो चीज पहले से सर्च की जा चुकी है उसे दोबारा से खोजना। अब आप सोचोगे दोबारा से कैसे खोजना? भाई कोई टॉपिक आपको दिया गया है, मानो मैंने आपको दहेज प्रथा का टॉपिक दिया, तो ऐसा तो है नहीं दहेज प्रथा पे आज से पहले किसी ने भी बात ना की हो। बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने सर्च कर रखा हो, जिन्होंने पहले से खोज कर रखी हो, लेकिन आप जब उस पर दोबारा से काम करेंगे, दोबारा से उस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, सर्वे करेंगे उसका, तो आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, यानी दोबारा से री और सर्च। ठीक है। दोबारा से उसे खोज रहे हैं। क्या पता आपकी जो फाइंडिंग्स निकल के आए उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे 2 लोग काम करते हैं तो दोनों के काम करने के तरीके अलग होते हैं, बहुत बार रिजल्ट भी अलग हो जाते हैं, तो वो खोज ही होती है, यानी एक टॉपिक पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो रिसर्च कर रहे हैं वो। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है।
तो पढ़ते हैं आप बुकिश नॉलेज में कि रिसर्च क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। यानी ये एक तरीका है एक इसमें स्टेप्स भी यूज होते हैं कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम जो हमारा मुद्दा है उस मुद्दे को हम सोल्व कर सकें और अपनी समझ को बढ़ा सकें। दूसरा क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पे हम डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, यानी डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर इस डेटे का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमारी समझ बढ़ सके किसी भी क्षेत्र में या फिर जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। रिसर्च क्या है, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन एंड थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। यानी अनुसंधान का अर्थ है वही देखना जो सभी देखते हैं, भाई वही देखना। अब जैसे दहेज प्रथा की बात मैं कर लेती हूँ, तो दहेज प्रथा सबको पता है कि भाई दहेज देते हैं, दहेज प्रथा उसे ही कहते हैं, लेकिन सब उसे देख रहे हैं, लेकिन वो सोचना जो किसी ने नहीं सोचा उसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब है एजुकेशनल रिसर्च। अब तक हम सिंपल रिसर्च की बात कर रहे थे, जब हम इसमें एजुकेशन वर्ड को जोड़ देते हैं तो ये एजुकेशनल रिसर्च बन जाता है। यानी जितने भी एजुकेशन फील्ड में या शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मुद्दे हैं उन्हें सोल्व करना, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट लेके आना, कुछ बेटर करना, क्या कहलाता है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाता है, जिसे हम शैक्षिक अनुसंधान बोलते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान यह अध्ययन करता है कि लोग कैसे सीखते हैं और शिक्षा को हम कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। भाई हम रिसर्च करेंगे तभी तो एजुकेशन बेटर बनेगी। अब मेथड्स की बात कर लेते हैं। आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल, भाई गवर्नमेंट की तो मैं बात कर नहीं रही हूँ, प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं पढ़ाने के। ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं और प्लेवे मेथड से पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से आई, तो एजुकेशन में रिसर्च की गई, ये देखा गया कि बच्चे कैसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जो एजुकेशन को इजी बना सकता है। तो ये रिसर्च करने के बाद ही तो पता चला, तो वो क्या कहलाता है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाता है। यानी हमारे तरीके जो है और अच्छे हो गए हैं, तो एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए एजुकेशनल रिसर्च की जाती है। ठीक है, इसमें शिक्षण विद्या भी आ जाती है। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे ही रही हूं आपको, छात्रों की विशेषता और यह वह वातावरण शामिल होता है जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो वातावरण तो पहले के टाइम पे भी था, आज से 50 साल 100 साल पहले आप देखें तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के भी पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, टाइम बदल रहा है, चीजें क्या है, अपडेट हो रही है, उन नई नई रिसर्चेज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ताकि और एजुकेशन को बेटर बनाया जा सके, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जाए, है ना। तो ये किस वजह से हो रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च की वजह से हो रहे हैं। तो गोल ऑफ एजुकेशन रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। यानी जो हम एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च की जा रही है, उसका बस इतना सा ही मतलब है कि हम एजुकेशन को इंप्रूव कर सकें, बच्चों के लिए, बच्चों की समझ विकसित कर सकें और जो एजुकेशन प्रोसेस है उसे हम इंप्रूव कर सकें, है ना, समझ आ गया होगा। एजुकेशनल रिसर्च रिफर्स टू सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। यानी जो शैक्षिक अनुसंधान है उसका मतलब यही है कि हम अच्छी समझ विकसित कर सकें, अच्छी समझ डेवलप कर सकें एजुकेशनल प्रोसेस की, जनरली विद अ व्यू इन इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। यानी जितने भी शिक्षा के क्षेत्र के मुद्दे हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो टीचर को लेके हो, चाहे अब टीचर की बात कर लेते हैं। पहले के टाइम पे टीचर ऐसे ही लग जाते थे, पहले कम क्वालिफिकेशन मांगते थे, फिर टाइम बढ़ा, फिर और क्वालिफिकेशन मांगने लगे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो बीटीसी बीएड मांगने लगे, फिर उसके बाद सीटेड ऐड कर दिया, फिर उसके बाद एक टेस्ट और ऐड कर दिया, आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि साइंटिफिक मेथड, किसी ने तो ये चीज निकाली होगी, ये टेक्नोलॉजी, ये चीजें फील्ड में लेके आए होंगे कि ऐसे हमें टीचर्स का चयन करना है। तो यानी साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना है, किस लिए, जिससे कि एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर एजुकेशनल रिसर्च का मतलब देखें तो रिसर्च इसलिए करना ताकि एजुकेशन फील्ड को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशनल रिसर्च इज द स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा के क्षेत्र में पहले उसका पूरा अध्ययन करना, इन्वेस्टिगेशन करना और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करना। फाइनल पर्पस जो है एजुकेशनल रिसर्च का ये है कि टू एसर्टेन प्रिंसिपल एंड डेवलप प्रोसीजर्स फॉर यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऐसे प्रोसेस डेवलप करना, ऐसे स्टेप्स लेना ताकि एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। मूल्य जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि एनी सिस्टमेटिक स्टडी डिजाइन टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी एक तरीके से अध्ययन करना, अध्ययन यानी ऐसा नहीं बुक पढ़ना, अध्ययन यानी एक्सप्लोर करना, देखना कि भाई शिक्षा की क्या हालत है। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करना ताकि हम एजुकेशन को और डेवलप कर सकें, एजुकेशन को और इंप्रूव कर सकें। उसमें जितनी भी साइंस है उसको अप्लाई करना, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं उन्हें अप्लाई करना।
ठीक है, होपफुली ये समझ आया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, हाईली पर्पसफुल है यानी अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य रखेंगे तभी तो पूरा होगा, है ना। इट डील्स विद एजुकेशनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टूडेंट एंड टीचर एज वेल, यानी जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें डील होती हैं, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे वो टीचर्स को लेके हो, चाहे वो टीचिंग मेथड्स को लेके हो, चाहे टीचिंग एड्स को लेके हो, कोई भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकती है जो टीचिंग से या एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये क्या है, प्रिसाइज भी होता है यानी सटीक भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, साइंटिफिक भी होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। इट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज डेटा क्वांटिटी, इसमें डेटा जो है, अब डेटा दो तरीके से मिलता है, एक तो नंबर आंकड़ों के आधार पे मिलता है, एक हम एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हम जगह जगह जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, स्टेट में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या हालत है। तो वो तो क्या हो गया, वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया कि हम क्वालिटी देख रहे हैं कि क्या स्कूलों की हालत हो रही है, क्या एजुकेशन की हालत है। क्वांटिटेटिव ये है कि हम ये देख रहे हैं नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, उनमें नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, यानी दोनों डेटा पे हम काम करते हैं। इट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स इन न्यू पर्सपेक्टिव, इट जनरेट न्यू नॉलेज, यानी नए नए फैक्ट्स पे काम करना है, नए नए पर्सपेक्टिव से काम करना है, जिससे कि नई नॉलेज भी जनरेट होती है। ये फिलोसॉफिकल थ्योरी पे बेस्ड है। इट डिमांड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड डिडक्टिव रीजनिंग इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग भी चलती है, यानी हमारी निगमनात्मक तर्क भी चलता है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया और हम रूल सॉल्यूशन तक चले गए, है ना। जैसे कि हमने गूगल मैप लगाया कि हमें इस स्कूल में जाना है और इस स्कूल में पहुंच गए। तो बहुत बार हम डिडक्टिव रीजनिंग भी लगाते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। इट नीड्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी जो एजुकेशन की समस्या है उन्हें हम लिंक करके भी सोल्व करते हैं, एक क्षेत्र से, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन से लिंक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। इट डिमांड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड डिडक्टिव रीजनिंग इन सम केसेस, वही सेम पॉइंट है। इट यूजेस क्लासरूम, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज द लेबोरेटरी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, यानी रिसर्च बहुत बार अगर हमें एजुकेशनल पर्पज से रिसर्च करनी है तो हम लैब में भी करते हैं, डिपार्टमेंट्स में भी करते हैं, स्कूल के अंदर भी होती है और क्लासेस के अंदर भी होती है, यानी सारे क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल आएंगे, सारी क्लासेस, स्कूल्स, बच्चे सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये स्टेप्स क्या है रिसर्च के, अगर हम कोई भी खोज करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी अनुसंधान करते हैं, तो भाई हर एक प्रोसेस से तो होके जाएंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन नॉलेज, यानी पहले किसी ने रिसर्च तो की होगी उस टॉपिक पे। जैसे मैं बार बार, चलो दहेज प्रथा ही ले लो, आज पता नहीं कहाँ से टॉपिक आ गया मेरे दिमाग में। तो पहले ये देखेंगे कि जिस इंसान ने पहले इस टॉपिक पे खोज की है, अनुसंधान किया है, उसकी नॉलेज में क्या गैप्स रह गए हैं। तो द रिसर्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन रियलाइज दैट सम स्टूडेंट्स इन द क्लास डू नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अनुभव और अवलोकन के आधार पर शोधकर्ता यह महसूस करता है कि कुछ बच्चे क्या है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना, if he or she poses an unanswered question which factor are associated with students academic performance, यानी अगर कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या आंसर नहीं दे रहे हैं किसी क्वेश्चन के, तो कौन से फैक्टर उनसे जुड़े हो सकते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो हम ये क्या है, उनकी नॉलेज का, उनकी जो नॉलेज है उसमें ये देखेंगे कि कहाँ गैप है, क्यों वो आंसर नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कारण जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड अ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ही और सी रियलाइज दैट स्टूडेंट हु आर आइदर वेरी एनेक्सियस और नॉट एट ऑल एनेक्सियस डू नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी हम ये देखेंगे कि भाई ये कारण ढूंढ सकते हैं, आपसे पूछे कि भाई ये बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, इसके गैप्स देखने हैं। तो हम पहले क्या है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने उसके गैप देखे कि नॉलेज में गैप आ रहे हैं, यानी ये आंसर नहीं कर पा रहा। फिर आंसर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसका कॉजेज देखेंगे। कॉजेज क्या है, या तो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, या बच्चा बिल्कुल भी नहीं डर रहा कि वो हल्के में ले रहा है कि हम तो पेपर को फाड़ के आ जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं ना। तो does he or she identify anxiety as one of the factors that could be एसोसिएटेड विद स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कारण हमने ये जाना कि एंजाइटी कारण हो सकता है, यानी चिंता की वजह से, घबराहट की वजह से बच्चा क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी हमने कारण देख लिया कि क्या है, एंजाइटी है। स्टेटिंग द गोल्स, यानी उद्देश्यों को निर्धारित करना। टू एसरटेन द रिलेशंस ऑफ एंजाइटी विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी हम उद्देश्यों को निर्धारित कर रहे हैं कि छात्रों के जो शैक्षिक प्रदर्शन है और चिंता के बीच संबंध को समझना, उनके संबंध को देख रहे हैं कि हाँ एंजाइटी का कुछ ना कुछ रिलेशन है नहीं है, जो वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। लिंक के आधार पर, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि लिंक के आधार पर भेद आ जाए, अंतर आ जाए, लड़के कम डरते हैं, लड़कियां ज्यादा नर्वस
फोकस हो जाती है। तो लिंग के आधार पर चिंता और शैक्षणिक प्रदर्शन में अंतर को समझना कि भाई उनका अंतर देखेंगे, क्या पता लड़की ज्यादा डर रही हो, क्या पता लड़के नहीं डर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो लिंग के आधार पर समझेंगे। लिंग के आधार पर चिंता और शैक्षणिक प्रदर्शन के संबंध का अध्ययन करना, ठीक है, पहले उनका अंतर भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फिर हाइपोथेसिस लगाएंगे, यानी अपनी परिकल्पना लगाएंगे। अपनी परिकल्पना यानी अपना एजम्पशंस लगा सकते हैं कि जैसे हम एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा ये बच्चा तो ऐसे कर सकता है ना। बच्चों के ऊपर डिपेंड मतलब ये पॉइंट मार देते हैं कि ये बच्चा तो निकम्मा है, ये क्लास में पढ़ता ही नहीं है। तो अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और चिंता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, ऐसी हमारी परिकल्पना होगी। छात्रों को चिंता और शैक्षणिक प्रदर्शन में लिंग के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर है। अंतर हो सकता है क्योंकि लड़के कम डरते हैं, लड़कियां ज्यादा डरती हैं। एंजाइटी लड़कियों को ज्यादा होती है, लड़कों को कम होती है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बहुत बार लड़के भी डर जाते हैं और लड़कियां नहीं भी डरती हैं, ठीक है। फिर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। तो रिसर्चर क्या है, कुछ टूल यूज करेगा, कुछ टेक्निक यूज करेगा जिससे कि जो एंजाइटी है उसे मीजर कर सके, एकेडमिक परफॉर्मेंस को मीजर कर सके बच्चे की। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट एंड कलेक्ट डेटा फॉर देम, यानी कुछ बच्चों को उठाएगा, पर्टिकुलर 10 या 5 बच्चे ले लिए, 5 बच्चे ही ले लिए, तो उनको मीजर करेगा कि कौन सा बच्चा घबरा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं घबरा रहा है, कौन से बच्चे का घबराहट जो उसकी एंजाइटी है उसका रिलेशन क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस से है नहीं। मतलब ओवरऑल क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट क्या करेगा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फिर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, यानी नाउ ही और शी यूजेस एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू वेरीफाई एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी प्लान इन स्टेप 4, यानी जो परिकल्पना लगाई थी उसे देखेंगे कि भाई जो हमने दिमाग में अपने वो बनाया था, एक तरीके से इमेज बनाई थी या परिकल्पना हमने अपने दिमाग में लगाई थी, क्या वो सही है नहीं। उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इंटरप्रेट द फाइंडिंग, यानी जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं वो हम बता देंगे। हम ये बता देंगे कि यदि चिंता बहुत कम या बहुत अधिक है तो शैक्षणिक प्रदर्शन कम होता है। यानी अगर कोई बच्चा, निष्कर्ष यही तो निकल के आता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कप आ रहा है, अब जैसे कि हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि पेपर में घबरा जाते हैं। अब एमएड लेवल पे तो नहीं घबराते, लेकिन जब जिस टाइम हम ग्रेजुएशन में थे या 11th 12th में थे या 10th क्लास में थे, उस टाइम क्या है, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता था। तो जिस बच्चे का बहुत ज्यादा है उसका भी पेपर खराब हो जाता था, और जो बच्चा बिल्कुल फ्री होके जा रहा है कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, सिर के ऊपर जा रहा है, तो उसका भी क्या है, जो अचीवमेंट है वो कम हो जाता था। यदि चिंता मध्यम स्तर की है तो शैक्षणिक प्रदर्शन उच्च होगा। यानी अगर एवरेज है, भाई देखो थोड़ा बहुत तो सब डरे होते हैं, आप ही हैं चाहे, तो आपको थोड़ा बहुत तो डर है, ये है कि सुबह मानो आपका कल पेपर है तो आप ये सोचेंगे कि हाँ कल पेपर है, पढ़ लेता हूँ। तो अगर आपके एवरेज लेवल की, बिल्कुल मीडियम लेवल की आपको एंजाइटी है, थोड़ा बहुत डर है, तो थोड़े बहुत डर में आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो आपका क्या है, अचीवमेंट अच्छा होगा। तो ये क्या है, फाइंडिंग्स निकल के आएंगी। अब फिर बाद में कंपेयर करेंगे इन फाइंडिंग्स को कि पहले से जो रिसर्च हो रखी है और जो हमने फाइंडिंग्स निकाली इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या चीजें आई हैं निकल के, ठीक है। फिर थ्योरी को मॉडिफाई करेंगे, बस यही इसके स्टेप है। फिर निष्कर्ष क्या है, यानी ओवरऑल अगर जो हमने टॉपिक पढ़ा है तो ये जो एजुकेशनल रिसर्च है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है उनको समझना और उनका समाधान निकालना। यह छात्रों, शिक्षकों, जितनी भी टीचिंग मेथड्स होती हैं, टीचिंग पॉलिसीज होती हैं, उनसे सबसे संबंधित होती हैं, उनका पहले विश्लेषण करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कहाँ इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस रिसर्च के माध्यम से क्या करेंगे, टीचर्स और नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने और शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। यानी अगर हम बैक टू बैक रिसर्च चल रही है एजुकेशन की फील्ड में, तो एजुकेशनल जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टूल्स हैं या टीचर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल है, उसमें क्या है, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। फिर है पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, भाई क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है इसका। ये उद्देश्य यही तो है कि अभ्यास में सुधार होगा, यानी इंप्रूव प्रैक्टिसेस, जितनी भी पॉलिसीज चली हुई हैं, जितनी भी चीजें चली हुई हैं उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो एजुकेशनल रिसर्च कैन प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेथड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, अलाउइंग एजुकेटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन हाउ टू इंप्रूव देयर प्रैक्टिस एंड सो एनहांस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। यानी जो भी पॉलिसी, जो भी प्रैक्टिस, जो भी चीजें चली हुई हैं उसमें इंप्रूव होने में मदद करती हैं। रिसर्च का यही फायदा होता है कि चीजें क्या है, अच्छी हो जाती हैं, अपग्रेड हो जाती हैं। इससे क्या है, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, नॉलेज अच्छी होगी। तो बाय कंडक्टिंग न्यू रिसर्च एडुकेटर गेन न्यू इंसाइट, यानी अगर टीचर्स ही हैं या कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी एडुकेटर्स हो सकता है, उसका क्या है, ज्ञान बढ़ेगा, उसकी नॉलेज डेवलप होगी। एंड अ पर्सपेक्टिव ऑन अ टॉपिक एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फील्ड एंड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज एंड मॉडल। यानी एक तो ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और ये भी पता चलेगा कि कहाँ कमी है, कौन सी थ्योरीज हमें डेवलप करनी है, नई नई थ्योरीज भी डेवलप होंगी और कुछ मॉडल्स भी आएंगे मार्केट के अंदर,
है ना, मार्केट इन द सेंस एजुकेशनल फील्ड में। एड्रेसिंग गैप्स इन द नॉलेज यानी ज्ञान की खामियों को दूर करना। अगर नॉलेज में कोई गैप है, मानो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मानो मेरा तरीका गलत हो सकता है, तो आप लोग मुझे क्या बताते हैं, कमेंट में बता देंगे कि ये कमी है। तो जहां करंट नॉलेज में कमी है, वो कमी क्या है, हम पूरी कर लेंगे जब हम उस पर काम करते रहेंगे बैक टू बैक। अब मैं बैक टू बैक पढ़ा रही हूँ, मैं इस बार पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर कमी हो सकती है, तो मैं आगे आगे जब दोबारा पढ़ाऊंगी या दोबारा मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, जो गैप्स है उन्हें फिल कर लूंगी। ठीक है। एक्सपेंड नॉलेज यानी नॉलेज ज्ञान का विस्तार होगा, और रेप्लिकेट नॉलेज यानी ज्ञान को क्या है, पुनः स्थापित करना। आप जानते तो सब लोग हैं पहले से, तो रिपीटेड प्रीवियस स्टडीज कैन कंफर्म और रिफ्यूट प्रीवियस फाइंडिंग्स, एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी सो दैट द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च एंड आइडेंटिफाइंग एनी सोर्स ऑफ एरर और बायसेस। यानी पहले से रिसर्च तो हो रही है, वो रिसर्च क्या है, दोबारा से रेप्लिकेट होगी और जहां कमियां होंगी वो पूरी हो जाएंगी। इससे क्या है, और भी रिलायबल हो जाएगी रिसर्च। एड वॉइसेस ऑफ नॉलेज टू एड वॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू नॉलेज यानी व्यक्ति के विचारों को ज्ञान में शामिल करना, और भी लोगों के हम विचार ले सकते हैं। अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो एक इंसान थोड़ी ना रिसर्च करता है, वो क्वांटिटेटिव डेटा भी लेता है, क्वालिटेटिव डेटा भी लेता है। तो यानी जो बच्चों की या किसी भी इंडिविजुअल की जो और बातें होती हैं, उनकी मन की बात होती है, सर्वे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उस नॉलेज को भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। तो यानी रिसर्च का पर्पज ही ये होता है कि ज्ञान भी बढ़े, मेथड्स अच्छे हो, नॉलेज अच्छी हो, और जो गैप्स रह गए हैं नॉलेज में वो अच्छे हो जाएं, वो फिल हो जाएं, और जितनी भी प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज चली हुई हैं वो इंप्रूव हो जाएं। डिफरेंट एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र भी हैं। प्राइमरी, सेकेंड एंड हायर लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में भी हम एजुकेशनल रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग जितने भी पढ़ाने के तरीके हैं, जो लर्निंग मेथड्स हैं, सीखने के तरीके हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, पॉलिटिकल है, सोशोलॉजिकल है, और जितने भी सारे एस्पेक्ट अब तक हमने पढ़े हैं, सारे बेसिस इसके अंदर आ जाएंगे। मॉडर्न इश्यूज ऑफ एजुकेशन सच एज इक्वलिटी, पीस एंड ह्यूमन राइट यानी एजुकेशन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे हमारे राइट्स, हमारे अधिकारों को लेके हो, शांति को लेके हो, बराबरी को लेके हो, इक्वलिटी को लेके हो। डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम विद चेंजिंग टाइम्स यानी मॉडर्निटी को या मॉडर्न जो आज का टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम को फॉलो करते हुए करिकुलम में जहां जहां चेंजेस करने की जरूरत है उसका भी डेवलपमेंट होगा। साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे इसमें। देखो पॉलिटिकल भी आ गया, सोशियोलॉजिकल भी आ गया, साइकोलॉजिकल भी आ गया, फिलोसफी भी आ गई, एनवायरमेंटल भी आ गया। सर्च फॉर सॉल्यूशन टू अनरिजोल्व्ड इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे जो सोल्व ना हुए हों उनकी खोज करना, उन पे रिसर्च करना। वुमेन एजुकेशन पे बात करना, चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करना, ये भी एजुकेशनल रिसर्च के अंदर है। भाई वुमेन्स पे तो अभी भी बात हो सकती है, जो जहाँ पे जो गैप्स रह गए हैं उन्हें फिल करना, यानी वुमेन्स एजुकेशन में जो जो कमियां हैं उन्हें इंप्रूव करना। नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना जिससे कि टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एजुकेशन भी इसी के एरियाज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, स्कूल को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लानिंग और रिसर्च स्टडी। जब हम कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं तो उसे हम कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है, दोबारा लिख देती हूँ, 790 690 1757। सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, साथ में PYQ भी अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इन नोट्स से, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो।